तो नमस्कार। इस वीडियो में हम ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी एस्ट्रिक ये ग्रुप तब होगा जब ये क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इन्वर्स लॉ फॉलो करता है, और यही ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो जाएगा अगर ये एक और लॉ फॉलो कर लेता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर आप अबेलियन ग्रुप को बिना रेफर किए बताते हैं तो आपको पांचों आपको बताना पड़ेगा कि एन ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विल बी अबेलियन ग्रुप व्हेन इट होल्ड 5 लॉ। कौन कौन से? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन अगर आप ग्रुप को रेफर करके बोलते हैं तो ग्रुप को आप बता दीजिए कि ग्रुप ये फॉलो करता है 4 लॉ, और एडिशनली या फिर बता दीजिए कि कम्यूटेटिव लॉ अगर ग्रुप फॉलो करेगा तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। हालांकि मैं क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ सब डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाता है तो ये आपको ग्रुप के अंदर भी अबेलियन ग्रुप के अंदर डिस्कस करके बताना होगा। क्लोजर लॉ क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए एस्ट्रिक बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिव लॉ क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, विद इन ब्रैकेट बी सी कर देंगे एक बार ए बी को कर देंगे। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? एक स्पेसिफिक एलिमेंट ई ग्रुप के अंदर होता है जो किस तरह व्यवहार करे, ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए और ई एस्ट्रिक ए इक्वल टू भी ए होगा, वो भी सभी ए के लिए। इनवर्स लॉ क्या होता है? देयर विल बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए, मतलब हर एक ए के करस्पॉन्डिंग एक इनवर्स एलिमेंट रहेगा जी के अंदर ही, और उसका व्यवहार क्या होगा? अगर उन दोनों का ऑपरेशन कराएंगे तो आपको ई मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। इसी नाते आइडेंटिटी लॉ पहले डिस्कस किया जाता है, इनवर्स बाद में, क्योंकि इनवर्स लॉ बताते वक्त ई को आपको यूज़ करना रहता है। तो इसी नाते आइडेंटिटी लॉ पहले डिस्कस करके ई को डिक्लेयर कर देते हैं जिससे हम आगे यूज़ कर सकें। और रही बात कम्यूटेटिव लॉ की, तो कम्यूटेटिव लॉ एज यूजुअल वो भी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। तो ग्रुप जो होता है वो दो तरह का नेचर का होता है जनरली, एक एडिटिव नेचर का हो सकता है या मल्टीप्लिकेटिव नेचर का हो सकता है। एडिटिव नेचर कहने का मतलब ये है कि मतलब ये नॉर्मल एडिशन हो सकता है ना हो, उसका नेचर बस एडिशन हो। जैसे आप अगर मान लीजिए कि ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू, डिफाइन है एस्ट्रिक ऑपरेशन ए प्लस बी प्लस 1। अब अगर मान लीजिए 3 एस्ट्रिक 5 आप करते हैं तो यहाँ पे 8 नहीं मिलेगा, एक एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, मतलब 3 प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 9 मिलेगा यहाँ पे। इधर जो ऑपरेशन होता है वो नॉर्मल एडिशन ही होता है। ये जो आपके ऑपरेटर दिए जाते होते हैं ये अलग हो सकता है, लेकिन इधर राइट साइड में जो होता है नॉर्मल ऑपरेशन ही सब रहता है। अगर मान लीजिए ये एस्ट्रिक जो है नॉर्मल एडिशन नहीं है, लेकिन इसका नेचर क्या है? एडिटिव नेचर का है। क्यों? क्योंकि इधर जब डिफाइन किया गया एस्ट्रिक को तो प्लस यूज हुआ है। इसी तरह से ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू अगर लिखा गया है ए बी बाई 2, तो ये एस्ट्रिक जो है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बट नेचर मल्टीप्लिकेशन का ही है, इसी नाते मल्टीप्लिकेटिव नेचर का ही ऑपरेटर कहा जाएगा। अब इसमें अगर आप 6 इंटू 5 6 एस्ट्रिक 5 करेंगे तो 30 नहीं आएगा, बल्कि 6 इंटू 5.2 यानी कि 15 आएगा, और ये यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया जा रहा है। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव नेचर कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि उसका नेचर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का होता है, लेकिन नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ये सभी ग्रुप हैं, चाहे आप रियल नंबर का सेट ले लीजिए, इंटीजर का सेट ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ले लीजिए, रेशनल नंबर का सेट ले लीजिए, और ऑपरेशन आप नॉर्मल एडिशन रखिए, तो ये सब के सब ग्रुप होते हैं। आप प्लस की जगह पे अगर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं इन सारे में, तो वो आपका ग्रुप ही होगा, या अबेलियन ग्रुप भी हो जाएगा। अबेलियन ग्रुप में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अब ये देखना है हमें कि कोई एक क्वेश्चन आपको पहले बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पहले तो बहुत पूछा जाता था एग्जाम में। अब इधर जो पूछा जाता है तो फॉर्म थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है, लेकिन आप ये जानिए कि ये कैसे अबेलियन ग्रुप होगा, इसको प्रूव करना होगा। क्योंकि यहाँ पे 4 ही एलिमेंट हैं, तो बेहतर होगा आप कंपोजिट टेबल बना के ही प्रूव करें। जैसे मान लीजिए हमने कंपोजिट टेबल बना दिया इसका, तो कंपोजिट टेबल
नॉर्मल, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिखा गया है। अब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिखा गया है लेकिन ऑपरेटर को समझाने के लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है कि क्या है ये AB/4 या AB/2 कुछ ऐसे लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो अब जब कुछ लिखा नहीं तो उसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही समझेंगे, ये आप ध्यान रखिए। अगर होता कुछ अलग तो आपको लिख के देता, नहीं लिखा है तो मतलब यूजुअल वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेंगे और ये 1 -1 i माइनस आई क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि यूनिटी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ पे आप सारे नंबर को उसी सीक्वेंस में हम लिस्ट कर देते हैं, i माइनस आई, और यहाँ पे भी उसी क्रम में लिख देते हैं -1 i माइनस आई। अब यहाँ पे एंट्री अगर आप करेंगे तो एंट्री देखिए, ये 1 रो का नाम पहले लेंगे, रो वाला 1 लेंगे और कॉलम वाला 1 लेंगे। तो 1 इंटू 1 1 आएगा, इंटू कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। 1 इंटू -1 क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसे 1 इंटू आई क्या आएगा, आई आएगा। 1 इंटू माइनस आई क्या आएगा, माइनस आई आएगा। -1 इंटू 1 क्या आएगा, -1 आएगा। -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा, -1 इंटू माइनस आई प्लस आई हो जाएगा। फिर i इंटू 1 आई आ जाएगा, i इंटू -1 माइनस आई आ जाएगा। i इंटू आई आई स्क्वायर होता है जिसकी वैल्यू -1 होती है। i इंटू माइनस आई आपका माइनस आई स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा। माइनस आई इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। माइनस आई इंटू -1 प्लस आई हो जाएगा। माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर जो कि 1 के बराबर होगा। माइनस आई इंटू माइनस आई यानी कि प्लस आई स्क्वायर जो कि -1 होगा। अब क्लोजर लॉ तो आप आराम से टेबल में बता सकते हैं। क्लोजर लॉ आप ऐसे मेंशन करेंगे, लिख देंगे और लिख देंगे क्लोजर लॉ के अंदर पॉइंट, मतलब जो कमेंट लिखेंगे कि सिंस ऑल द एंट्रीज इन द टेबल बिलोंग्स टू सेम सेट। सेम सेट कौन सा, ये वाला, मतलब ऑल द एंट्रीज बिलोंग टू 1 माइनस 1 आई माइनस आई, सो इट होल्ड क्लोजर लॉ। तो इस तरह से आप बता सकते हैं क्लोजर लॉ ये होल्ड होता है। क्लोजर लॉ का जस्टिफिकेशन आप कर देंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बात करें हम एसोसिएटिव लॉ की बात, तो एसोसिएटिव लॉ आपका जो है वो आपका देखिए, ये एसोसिएटिव लॉ चूँकि टेबल की मदद से नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या है, 3 ऑपरेंड यूज़ होते हैं। तो 2 ऑपरेंड का यहाँ पे बात हो रहा है टेबल के अंदर, तो 3 ऑपरेंड जब रहेगा 3D डायग्राम बनेगा। 3D डायग्राम आपका टेबल है नहीं, तो इसको कमेंट से ही जब भी एसोसिएटिव लॉ को जस्टिफाई करना होगा, अगर एक्सप्रेशन वाला नहीं दिया गया है तो फिर आप सिंपली एक्सप्रेशन, मतलब कहने का यही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे a*b इक्वल टू, मान लीजिए a+b+1 है तो यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दिया गया है तो आप सिंपल कमेंट से लिखेंगे कि चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, तो आप लिखेंगे इट इज़ वेल नोन डैट, ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ वेल नोन डैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड एसोसिएटिव लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन दिया गया है तो ये सेट होल्ड करता है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। सिंपल जस्टिफिकेशन आप लिख देंगे तो सो इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद अगर हम बात करें एसोसिएटिव लॉ के बाद आइडेंटिटी लॉ की, तो आइडेंटिटी लॉ को टेबल में देख के बताना बहुत आसान है। जैसे आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक रो और एक कॉलम, जैसे इस क्वेश्चन में जो टेबल बना हुआ है ये दोनों रो, दिस रो, मतलब हम रो नंबर 1 की बात कर रहे हैं, रो 1 जो है वो आइडेंटिकल टू कॉलम हेडर के बराबर है। कॉलम हेडर मतलब जो ऊपर लिखा गया वही उसके नीचे भी लिखा गया, सेम टू सेम वैल्यू है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखें कॉलम नंबर 1 के अंदर जितनी भी एंट्री है वो रो हेडर की, रो हेडर, इसको रो हेडर पढ़ते हैं, तो रो हेडर के आइडेंटिकल है। 1 1 मैच कर रहा है, -1 आई आई माइनस आई माइनस आई, तो इसका मतलब हुआ कि आइडेंटिटी लॉ होल्ड कर रहा है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, ये आप देखिए ध्यान से, जिसके ऊपर हो रहा है। जैसे ये इधर से है, रो 1 आइडेंटिकल है कॉलम हेडर के, कॉलम 1 आइडेंटिकल है रो हेडर के, यानी कि कॉलम 1 में जो एलिमेंट है, जो जिस नाम से हेडर रखा गया, 1 हेडर है, 1 से हेडर हो रहा है,
और ऐसे ही रो 1 हेडेड बाय 1 है, तो इस वजह से 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो आप लिख देंगे इसमें आइडेंटिटी लॉ में कि इट इज़ ऑब्वियस दैट, आइडेंटिटी लॉ में आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ऑब्वियस दैट फ्रॉम कंपोजिट टेबल 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट बिकॉज कॉलम रो नंबर 1, किसी एक को एड्रेस कर दीजिए, दोनों को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। इन रो 1 एंट्रीज आर आइडेंटिकल टू कॉलम हेडर, सो 1 विल बी, अब रो 1 किसके नाम से जाना जा रहा है, 1 के नाम से, तो रो 1 को आप एड्रेस कर रहे हैं, तो रो 1 का नाम क्या है, हेडर किससे है, 1 से है, तो रो 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम हेडर, सो 1 विल बी आइडेंटिकल एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें आइडेंटिटी लॉ के बाद इन्वर्स लॉ की बात करें, इन्वर्स लॉ में देखिए हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट होता है, तो उसके लिए क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि आप देखिए चाहे रो नाम ले लीजिए चाहे कॉलम ले लीजिए, हम मान लीजिए रो नाम ले रहे हैं, हर रो में आपको देखना होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है, तो रो 1 में भी है, रो 2 में भी है, रो 3 में भी है और रो 4 में भी है। तो इन ईच रो इन कंपोजिट टेबल देयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इट विल होल्ड इनवर्स लॉ। अब ये भी बताना रहता है कि किसका कौन इनवर्स है, तो 1 का इनवर्स हो जाएगा 1, क्योंकि आप 1 जहाँ यहाँ पे पा रहे हैं तो 1 किसके सामने, 1 के सामने, और ऊपर जाके देखेंगे तो 1 मिलेगा आपको। इसी तरह से -1 का इनवर्स क्या होगा, -1। आई का इनवर्स कौन होगा, आई का इनवर्स होगा -i। फिर इसी तरह -i का इनवर्स कौन होगा, i होगा। तो इस तरह से आप लिख देंगे कि from composite table it is obvious that inverse of 1 is 1, minus inverse of -1 is -1, inverse of I is minus I, and minus inverse of -i is I। तो इस तरह से आपका इन्वर्स लॉ जस्टिफाई हो जाता है। अब बात एक बचती है, क्या चीज़, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ को बताने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप देखिए ध्यान से, अगर रो 1 में सारे एंट्रीज आप देखिए तो कॉलम 1 की एंट्री से कोइंसाइड कर रहा है, इधर से आप पढ़ना शुरू करिए 1 -1 i -i, और इधर से देखिए 1 -1 i -i, तो रो 1 इज कोइंसाइडिंग विथ कॉलम 1। इसी तरह से रो 2 देखिए, रो 2 में -1 1 -i i है, यहाँ से भी देखिए -i 1 -i i, तो रो 2 भी आपका कॉलम 2 से कोइंसाइड कर रहा है। फिर ऐसे रो 3 में देखिए i -1 1, तो यहाँ पे भी देखिए i -i 1 और 1, और इसी तरह से आप रो 4 में भी देखेंगे तो कॉलम 4 से कोइंसाइड कर रहा है। तो रो 1 इज कोइंसाइडिंग टू कॉलम 1, रो 2 इज कोइंसाइडिंग टू कॉलम 2, एंड रो 3 इज कोइंसाइडिंग टू कॉलम 3, एंड रो 4 इज कोइंसाइडिंग टू कॉलम 4। मैं इसको एक बार फिर से टेबल बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो टेबल आपका जल्दी से बनाता हूँ, जैसे 1 था, -1 था, i था, -i था, ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, 1 -1 i -i। यहाँ पे एंट्री जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 1 -1 i -i, -1 वाले -1 1 -i और i, फिर i वाले में i -i और i स्क्वायर मतलब -1 -i स्क्वायर मतलब +1 -i, फिर +i, फिर -i स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, फिर -i और -i स्क्वायर होगा यानी कि -1 होगा। अब आपको क्या मैंने बताया, यही बताया है कि आप देखेंगे रो 1 में जो एंट्री है वही आपका कॉलम 1 में एंट्री है, 1 -1 i -i 1 -1 i -i। ऐसे रो 2 में भी देखिए, रो 2 में इधर से -1 1 -i, इधर से भी -1 1 -i है। इसे रो 3 भी देख लेंगे, रो 3 भी कर रहा है, रो 4 भी आप देखेंगे तो कॉलम 4 से कोइंसाइड कर रहा है। तो सिंपल कमेंट लिख देंगे, रो 1 इज कोइंसाइडिंग टू कॉलम 1, रो 2 इज कोइंसाइडिंग टू कॉलम 2, रो 3 इज कोइंसाइडिंग टू कॉलम 3, and row 4 is coinciding to column 4. So it hold commutative law, and so given algebraic structure मतलब 1 -1 i -i, ये तो सेट था। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तब होगा जब यहाँ कॉमा लगा के
आप ऑपरेटर लिख देंगे। तो सो दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज एन अबेलियन ग्रुप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।